तो अपना अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन। प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें उन्होंने डाइजेशन के बारे में सीखा था। अपना आपका जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन को अपना बेसिक में डिस्कस कर लिया था कि रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, उनसे एनर्जी को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, रेस्पिरेशन, राइट। तो सेल्स के अंदर एनर्जी ऑब्टेन करनी है, ठीक है, ये रेस्पिरेशन था। लेकिन अब देखिए बेसिक 3 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और लास्ट में आपका आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक बेसिक सा आइडिया लेते हैं। देखिए अपने को क्या करना है, एनर्जी ऑब्टेन करनी है, ठीक है। तो देखो ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, जो आपका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स के बाद में आपका आता है हार्ट, और हार्ट के बाद में आपके आती है पूरी बॉडी सेल्स, ठीक है। अब देखिए O2 जो अपने लेते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये O2 जाती है लंग्स तक, और लंग्स के बाद में ये जाती है हार्ट में, और हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर पंप हो जाती है, ठीक है। ये जो सिस्टम है लंग्स से हार्ट तक पहुंचाने के लिए इस ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या होता है, ब्लड, और सेम यहाँ पे क्या होता है, सेल्स तक पहुंचाने के लिए भी ब्लड। तो हार्ट एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। सेल्स से O2 इन्होंने ले ली, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से जो CO2 बनेगी वो CO2 ब्लड के थ्रू हार्ट में, और हार्ट से फिर लंग्स में, ठीक है। और लंग्स के थ्रू आपको पता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू उनको वापस से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो O2 का इनटेक हुआ, CO2 को बाहर निकाला, ठीक है। तो ये काम लंग्स तक O2 जो थी आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके आपके लंग्स तक पहुंची, ठीक है। तो नॉस्ट्रल से लेके लंग्स तक पहुंचने का जो सारा का सारा आपका जो सिस्टम है, ठीक है, तो वो है बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। आपके नॉस्ट्रल से लेके आपके लंग्स तक यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ठीक है। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, अभी इसे देखेंगे अपने अच्छे से, मैकेनिकल प्रोसेस है। उसके बाद में इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, आपके लंग्स से आपकी जो ऑक्सीजन थी उसका कहाँ पहुंचना, सेल्स तक पहुंचना, ये क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो लंग्स टू सेल्स या आपके टिश्यूज तक पहुंचना, ठीक है, सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचना, ये ब्लड के थ्रू होता है। और द लास्ट वन है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, आपकी सेल्स के अंदर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो उस सेल के अंदर ऑक्सीजन का यूज करके ऑक्सीडेशन करवा के एनर्जी प्रोडक्शन करवाना, ठीक है। जितने भी अपने फूड स्टफ्स थे उनका ऑक्सीडेशन से एनर्जी ऑब्टेन करना क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ठीक है। इट्स अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है आपका वो सेल के अंदर चलता है, इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। जिससे अपने क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फूड स्टफ से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, तो ये हो गया आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसको अच्छे से जानते हैं। अब देखिए ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, आपके रेस्पिरेशन को करो, देखो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है वो एक सिमिलर टर्म्स में है, ठीक है। आपके रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमंस के अंदर एक स्पेशल सिस्टम मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। इतना बड़ा सिस्टम अपने क्यों प्रेजेंट है, क्या कभी आपने सोचा है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो थे वहां से एयर अपने लेते हैं, उसके बाद में लंग्स तक जाती है, लंग्स से ब्लड और ब्लड से सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो इतना बड़े सिस्टम की नीड क्यों है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो अपनी सेल्स डायरेक्ट क्यों नहीं डिफ्यूजन के थ्रू सेल्स जो है ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर लेती, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रोसेस है ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए बेस्ट है। कैसे, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मान लो अमीबा है, तो वो क्या कर सकता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट O2 लेगा और CO2 को बाहर निकाल देगा, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से,
लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमंस क्या है, अपने मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं और अपनी बॉडी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है। तो बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट अपनी बॉडी के जो कांटेक्ट, डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में अपने इंटरनल ऑर्गन्स नहीं आते हैं, तो उसकी सेल्स तक डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती है, और अगर पहुंचाई भी जाए तो उसमें सालों लग जाएंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल प्रोसेस कैसे, देखिए आपकी जो नॉस्ट्रिल से एयर जब अंदर एंटर करती है तो लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। तो उसके अंदर आपके रिब्स में मूवमेंट होती है, ठीक है, अपवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो जाता है लंग्स का, और वहां पे प्रेशर चेंज होता है, और उस प्रेशर की वजह से एयर जो है अंदर रश इन करती है, ठीक है। तो रिब्स की मूवमेंट है। रिब्स कैसे मूव करती है, देखिए बोन्स जो होती हैं कभी खुद से मूव नहीं कर सकती, ठीक है। तो रिब्स को मूव करवाने के लिए इनके बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स मूवमेंट करती है इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। जब भी आप अंदर एयर लेते हैं तो आपकी रिब्स बाहर जाती हैं, आपने देखा होगा आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, वैसे ही। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो जो आपकी थोरेसिक कैविटी है, मतलब आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। रिब्स के बाद में दूसरी जो यहां पे मेन चीज है वो है आपका डायफ्राम। देखिए डायफ्राम क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम है वो रेडियल मसल से बनी हुई, रेडियल मसल की बनी हुई एक शीट होती है, ठीक है, शीट मान लो आप। ये क्या करती है, ये ऊपर की तरफ में डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट शो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके थोरेसिक कैविटी के ऊपर जो प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से क्या है, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और एयर बाहर निकल जाएगी। जब ये नीचे की तरफ में जाएगी तो क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, O2 इनहेल हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ही काम नहीं आता है, इस आपका जो डायफ्राम है वो आपके मिक्चुरेशन और डिफिकेशन में भी हेल्प करता है। मिक्चुरेशन और डिफिकेशन क्या होता है, मिक्चुरेशन होता है आपका यूरिन जो करने का प्रोसेस है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो है मिक्चुरेशन। और डिफिकेशन क्या होता है, आपके जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वो डिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें जो अपने प्रेशर जो अंदर इंटरनल जो प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है वो डायफ्राम करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे काम करती हैं, ठीक है। इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अपने, ठीक है। देखिए आपने सिरिंजेस देखी होंगी, ठीक है। सिरिंजेस कुछ इस तरह की होती हैं, ठीक है। अब देखिए जब अपने सिरिंज के अंदर मान लो कोई लिक्विड यहां पे फिल्ड है, ठीक है, आप सेम इसको लंग्स से देखेंगे, ठीक है। ये आपका पैसेज है, ठीक है, आपके नॉस्ट्रिल्स मान सकते हो आप इनको, ठीक है, आपका पूरा ट्रैक मान सकते हो। जैसे ही अपने ये डायफ्राम मानिए आप, देखिए डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम जैसे ही डायफ्राम की मूवमेंट कैसे होती है, अपने इसको ऊपर की तरफ में ऐसे पुश करते हैं, ठीक है। तो डायफ्राम जैसे ही ऊपर होगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ में क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहां पे जब ये ऊपर आएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। हाई प्रेशर की वजह से और एनवायरनमेंट का जो प्रेशर वो क्या है, इसके कंपैरिजन में लो हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है नेचर की हर चीज हाई टू लो मूव करती है। वैसे ही जब यहाँ पे हाई प्रेशर है एयर का और बाहर लो प्रेशर है तो ये जो गैस है हमारी, जो एयर है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब भी डायफ्राम ऊपर की तरफ में अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा तो अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको डायफ्राम की मूवमेंट पता चल गई। अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है, एक्सेलेशन होता है, एक्सेल होती है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, आप रिब्स की मूवमेंट और यहां पे शो कर सकते हैं। अगर मान लो मैं आपकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, इनको भी अंदर की तरफ में पुश करूं, उस केस में भी क्या होगा, आपका वॉल्यूम कम ही होगा और एयर बाहर निकलेगी। तो रिब्स की भी कैसी मूवमेंट होती है, इनवर्ड मूवमेंट होती है। यहां पे एक्सेल के टाइम में रिब्स इनवर्ड मूवमेंट करती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एक्सेल करते टाइम आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे इंटरकॉस्टल मसल्स काम करती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, बस आप नाम इतना याद रख लीजिए, ज़्यादा अपने डीप में नहीं पढ़ेंगे, अभी बेसिक है। अब जब आपको क्या करना है, ये तो एक्सेल की बात है, जब आपको इनहेल करना है तो आपकी चेस्ट कैविटी में जब आपने प्रेशर से बाहर निकाल दिया तो वॉल्यूम क्या था, बहुत कम। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, इसी में समझा देता हूं। जैसे ही अब आपका डायफ्राम बाहर की तरफ मूव करेगा तो अंदर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और आपकी जो रिब्स है वो अगर आउटवर्ड मूवमेंट करे इस तरह से, ठीक है, तो आपकी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से यहां पे लो प्रेशर रीजन बनता है और बाहर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर, मतलब बाहर के प्रेशर से कम प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी जो एयर है वो क्या हो जाती है, अंदर एंटर कर जाती है। समझे, तो ये क्या हो गया आपका इनहेल। ठीक है, तो डायफ्राम की मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड, और आपकी जो रिब्स की मूवमेंट है वो क्या है, आउटवर्ड। और आपका जो डायफ्राम है उसकी मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर जो एयर जो है अपनी, ठीक है, वो एनवायरनमेंट से O2 लेती है। कहाँ पे, एयर जो है उसका जो पैसेज रहेगा वो क्या रहेगा, देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या रहेगा, O2 आई कहाँ पे, नॉस्ट्रल्स के अंदर, आपके जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है, ईयर में, ओ सॉरी नोज पे, और नोस्ट्रल से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस आपको पता है, बताया था, जो आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रैकिया है, उसका जो कवर होता है, ग्लोटिस आपकी ओपनिंग को बोलते हैं, वहां से लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स से ट्रैकिया में एंटर करता है, ट्रैकिया से ब्रोंकियल ट्री के अंदर जाता है। ब्रोंकियल ट्री क्या होता है, अभी अपने देख लेंगे ब्रोंकियल ट्री क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, उसके बाद में ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल से जाता है एल्वियोलर डक्ट्स वगैरह के अंदर, और एल्वियोलर डक्ट से जाता है आपकी जो मेन एंड फाइनल है एल्वियोली। ठीक है, तो यहां से जनरली ये जो आपका है ब्रोंकियल ट्री के बाद में गैसियस एक्सचेंज चालू हो जाता है। ठीक है, अभी इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, यहां से एयर अंदर जाती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, वेस्टिब्यूल, नेजल चैम्बर्स, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, उसके बाद में देखो ग्लोटिस आ गया, ग्लोटिस के ऊपर आपका जो कवर होता है वो होता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस से यहाँ पे आ गया आपका ग्लोटिस से ये आपका लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स के बाद में ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में देखो ट्रैकिया जब डिवाइड होती है दो में तो ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, आगे जब डिवाइड होती है तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी जब आगे डिवाइड होती है तो टर्सरी, और ये टर्सरी ऐसे ऐसे करते करते आगे जो फर्दर है छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स में चली जाती है। ठीक है, डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकियोल्स आगे फिर क्या जाती हैं, एल्वियोलर डक्ट्स वगैरह के अंदर जाके एल्वियोली के अंदर ओपन होती है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है वो होती है एल्वियोली। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं एल्वियोलर सैक वगैरह, लेकिन अभी जो मेन चीज़ है वो अपने को जाननी है, तो ये है अपनी एल्वियोली। एल्वियोली के ऊपर बेटा ये रेड कलर से जो मैंने बनाए हैं ये आपको ये शो करने के लिए बनाए हैं कि यहाँ पे माइनर जो छोटी छोटी आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है, तो कैपिलरीज पूरे हार्ट को, सॉरी पूरे लंग को कवर करके रखती हैं। ठीक है, बाकी अपने जो करेंगे वो सर्कुलेशन में कर लेंगे। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे जो नोच होती है यहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। ठीक है, ये जो आपकी है ये है कार्डियक नोच,
कार्डियक जो टर्म यूज करते हैं वो हार्ट के लिए करते हैं। आपका जो राइट लंग होता है, ये राइट साइड है आपकी और ये लेफ्ट साइड है। आपका जो लेफ्ट लंग है वो 2 लॉब्स में डिवाइडेड होता है, 1 लॉब और 2 लॉब, अपर लॉब लोअर लॉब। लेकिन आपका जो लेफ्ट लंग है वो 3 लॉब्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। राइट लंग जो है वो 3 लॉब्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब देखिए ट्रैकिया जो है हमारी, बेटा ब्रोंकियल ट्री यही है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, फिर आगे डिवाइड होकर टर्सरी, इस तरह से आगे आगे जाता जाता है, ट्री टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। ट्रैकिया जो है, इस ट्रैकिया के ऊपर सी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये सी रिंग्स किसकी बनी होती हैं? कार्टिलेज की बनी होती है। तो सी रिंग्स जो कार्टिलेजेस हैं ये क्या करती हैं? एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर आपका जो पैसेज है, ठीक है, आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, ठीक है, एयर का जो पैसेज है उसको कोलैप्स होने से रोकती है। क्योंकि एयर की प्रेजेंस में जो पाइप है वो कोलैप्स हो जाएगी, चिपक जाएगी, और जैसे ही चिपक जाएगी तो फर्दर सक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा, डायफ्राम वगैरह सक्शन नहीं क्रिएट कर पाएंगे, जिससे एयर क्या हो जाएगी, एयर का जो पैसेज है वो रुक जाएगा, और आपको पता ही आगे, ठीक है। तो क्या करती है ये जो सी रिंग्स हैं, ये आपके एब्सेंस ऑफ एयर में आपके जो पैसेज है उसको कोलैप्स होने से रोकती है, आपकी ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका अगेन देखो, नॉस्ट्रल्स, वेस्टिब्यूल, नेजल चैम्बर। ये वेस्टिब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? आपके हेयर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को जाने से रोकते हैं, ठीक है। और ये जो पैसेज सीधा बनाया गया है ना, ये पैसेज इतना सिंपल नहीं है, बहुत टर्न्स के साथ में है, बोन्स के बीच में से एयर इस तरह से घूम घूम के जाती है। तो एक बात हो रही है कि इतना लंबा पैसेज क्यों है? कोई छोटा पैसेज भी तो हो सकता था। तो वो इसलिए है क्योंकि आप जब आपकी बॉडी में बाहर से एयर आ रही है, ठीक है, तो वो ठंडी हो सकती है, गर्म हो सकती है, लेकिन आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखना जरूरी है। और जब इतने लंबे पैसेज से आपकी एयर अंदर पहुंचती है तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। और यहां पे ध्यान देना, एयर के साथ में आने वाले पार्टिकल्स जो हैं, यहां पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सिनेडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है। सिनेडेरियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है। एक न्यूरोसेंसरी लेयर है, ये न्यूरोसेंसरी मेम्ब्रेन है जो क्या करेगी, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल जो स्मेल के साथ, जैसे ही आप एयर लोगे उसमें स्मेल की, जैसे आपको स्मेल फील होती है, तो जो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट गैसेस के या कोई भी, ठीक है, जैसे अपने को स्मेल आती है तो उसमें पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स यहाँ पे आके सिनेडेरियन मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होते हैं, और यहाँ से इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जो ब्रेन को मैसेज भेजता है, और ब्रेन उसको एनालाइज करता है कि किस तरह के पार्टिकल्स हैं, और फिर अपने को वो स्मेल फील होती है कि हाँ ये इस तरह की स्मेल आ रही है, समझे। तो ये भी यहाँ पे ही है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका एयर का पैसेज ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज इकट्ठी होकर कहाँ खुलती है? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर खुलती है, सॉरी वेन के अंदर खुलती है, पल्मोनरी वेन, और वेन से हार्ट, और आते वक्त पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी से वापस लंग्स में आती है। तो वो अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे।